Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। सॉलिड स्टेट जो है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सीबीएसई से हट गया है सॉलिड स्टेट, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं है। बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा से मेरा एम ये रहता है कि किसी भी चैप्टर को कितने आसान तरीके से समझा जा सकता है वैसे हमें समझ लेना चाहिए। तो उसी फ़िलॉसफी को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और मैं कोशिश करूँगी आपसे कि मतलब खुद से ट्राई करूँगी कि भाई जितना हो सके ईजी से ईजीएस्ट वे में हम लोग इस चैप्टर को ऐसे खेल खेल में समझ जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर की। मैं बिल्कुल ना आपको ज़ीरो लेवल से लेके चलूँगी कि मान लो आप लोगों को ना कुछ भी नहीं आता, मान लो आप 8, 9, 10th में कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, और आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो भी हम बिल्कुल ज़ीरो से प्रो मैक्स कैसे अच्छे से इस चैप्टर में मास्टर हो सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर सिनेरियो रहेगा। तो अगर हम बात करें अपने आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो अगर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो बेसिकली हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस को डेफिनेटली हम लोग देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं, बट लिक्विड और सॉलिड को हम लोग देख सकते हैं, दे आर विजिबल इन नेचर। तो हमें छोटे क्लास में क्या समझाया जाता है, हमें ना छोटे क्लास में ये समझाया जाता है कि देखो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आएगा कि मैम ने जो सर्कल बनाए हैं, ये सर्कल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल हैं आपके, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग ना बार बार ऐसे नहीं कहेंगे कि एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग कलेक्टिवली इनको बोलेंगे कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, जिससे वो बना है। ठीक है, अब वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में कंपैरेटिवली, जैसे सॉलिड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो लिक्विड में क्या रहेगा, पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड तो होंगे, बट इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे जितने कि सॉलिड स्टेट में पैक्ड हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तो गैस के केस में क्या होगा कि गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। वो गाना सुना है ना, मैं यहाँ तू वहाँ, है ना, ज़िंदगी है कहाँ। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, लिक्विड में थोड़ा पास पास रहेंगे और सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा पास पास रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो अगर आप देखो जो कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, तो सॉलिड है वो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप नहीं है कि भाई वो कहीं पे भी घूमते फिरते रैपिडली मूव कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो ऐसे ही फ्लो नहीं कर सकते, हाँ, बट वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जहाँ पे भी वो रहेंगे वहाँ पे वो क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में क्या रहेगा कि पार्टिकल के बीच में इतना गैप होता है कि वो आराम से मूव कर सकते हैं, और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, गैप। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि अगर हम बात करें तो सॉलिड्स जो हैं वो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर रिजिड इन नेचर। जबकि अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए क्या है,
अगर हम बात करें इनके इंटर कन्वर्जन की, तो आपको ना ये बात पता है कि सॉलिड्स को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। तो दे आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर। अब जब हम इनको इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो दो तरीके की फोर्सेस हैं जो रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस रोल प्ले करती हैं? एक होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का काम क्या है? चीज़ों को दूर करना। और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम क्या है? पार्टिकल को पास पास रखना। ठीक है। थर्मल एनर्जी में क्या है? देखो, जैसे ये पार्टिकल है, अब मैंने क्या किया, सॉलिड किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बना है, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसको हीट कर रही हूँ। अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ यानी कि मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ हीट की फॉर्म में। एनर्जी की दो ही तो फॉर्म हम पढ़ते हैं, वर्क और हीट। तो अगर मैं उसको गर्म कर रही हूँ, थर्मल एनर्जी दे रही हूँ, तो पार्टिकल क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जो वो वाइब्रेट कर रहे थे उससे ज़्यादा ज़ोर से वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे और फिर एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? सॉलिड से लिक्विड में। अगर हम लिक्विड को भी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स की पहले से खुद से कुछ एनर्जी है, हम और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और दूर दूर जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में। अगर मैं टेम्परेचर देने की बजाय कम कर दूँ, अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है? बाहर टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर अगर सपोज ज़्यादा है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, ये एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी? कम। जैसे जैसे इनका मोशन कम होने लगेगा, ये एक दूसरे से क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट होने लगेंगे। और अगर अट्रैक्ट होने लगेंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते होते पास आ जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में। और हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और एनर्जी कम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मोशन जैसे पहले इधर उधर ऐसे भाग रहे थे, फिर धीरे धीरे भाग रहे हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं, तो उनको समय मिल रहा है हाँ एक दूसरे का वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को फील करना, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो उसको फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और अपने आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते होते किस में चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी एनर्जी है या क्या चीज़ है जिसने इनको अलग करने का काम किया पार्टिकल्स को, आप कहेंगे थर्मल एनर्जी। क्या चीज़ है जिसने इनको पास लेके आने का काम किया और लिक्विड, गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस सॉलिड में चेंज होने का काम किया? तो आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, बेसिकली ये दो तरीके की होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, बट हम जो यहाँ पर मेनली पढ़ते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो एक ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर मैं बात करूँ कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड जो है ये मैटर की एक फॉर्म है। मैटर आपको पता है ना, मैटर हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कोई मास हो और वॉल्यूम हो। और मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉलिड क्या है? सॉलिड मैटर की वो फॉर्म है जो एक तो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करे। भाई मतलब ये नहीं कि हमने, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं रखूँगी मार्कर को यहाँ पे और मार्कर फिर चलता हुआ कहीं और निकल लेगा, ऐसा तो नहीं है। रिजिड रहेंगे वो, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। और सॉलिड्स जो होते हैं ना, इनकी हमेशा डेफिनेट शेप रहेगी और क्या रहेगी? डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। अब हम लोग देखेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट की। जब भी कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में होती है तो उसमें क्या होता है कि जिस भी चीज़ से वो बना है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने क्या कहा? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत क्लोजली पैक्ड होगा और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होगा? कम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस भी पार्टिकल से वो बना है, एटम एंड मॉलिक्यूल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनकी ना फिक्स्ड पोजीशन रहेगी। अब फिक्स्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि वो जहाँ पे है ना वो वहीं पे रहेंगे और अपनी उसी पोजीशन पे रह के वो वाइब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेट करते करते कहीं और चला गया, जहाँ है वहीं पे वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट। फिर है दे शो रिजिडिटी, रिजिड रहते हैं, हाई डेंसिटी रहती है इनमें,
और इनकी क्या रहेगी, फिक्स शेप रहेगी और क्या रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। साथ ही साथ ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं, है ना, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये एक दो चीज़ें थी, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ भी लेते, बट फिर भी ये एक बार रिवाइज करने के लिए था कि बाई चांस अगर कुछ 19-20 का फ़र्क हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको क्लियर हो जाए कि भाई ये हमारी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स को हम मेजरली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे सारे के सारे तो एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब एलिमेंट्स में चाहे आप बात कर लो मेटल की, चाहे आप बात कर लो नॉन मेटल की, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और एलॉयज़ हो गए, एलॉयज़ हमारे सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस की अगर हम बात करें तो एमॉर्फस में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये हमारे क्वार्ट्ज हो गया, नहीं ये इतना ही है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या रहेंगे हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है वो आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी ऐसे सॉलिड की बात करें जिसमें पार्टिकल ना एक प्रॉपर तरीके से अरेंज है, एक प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। बट अगर ऐसे पार्टिकल्स जो ऊटपटांग तरीके से रैंडमली कोई भी पैटर्न चल रहा है, इस तरीके से अरेंज्ड है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि जिससे भी वो बना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम आयन मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा एक रेगुलर फैशन में, अगर प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका ना प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर ज्योमेट्री रहती है। इसमें क्या रहेगा, एमॉर्फस में क्रिस्टलाइन पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। क्रिस्टलाइंस की डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, तो वो इसी तरीके का लंबा लंबा जो है स्ट्रक्चर आगे बनता चला जा रहा होगा। इसी वजह से ना हम इनके लिए वो शब्द भी यूज़ करते हैं कि दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहते हैं ये, ठीक है। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगी लॉन्ग से ही याद रखो। इसमें क्या है, एमॉर्फस में कोई डेफिनेट ज्योमेट्री या डेफिनेट पैटर्न नहीं हो रहा होता रिपीट में, पहले कुछ रहेगा, फिर थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो ये कैसे रहेंगे, शॉर्ट ऑर्डर। अगर कुछ रिपीट भी हो रहा होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेंगे ये। अगर कुछ रिपीट भी हो रहा होगा तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए हो रहा होगा। फिर उसके बाद है इनका ना बड़ा ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, उसी पे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट, जबकि इसमें कोई ऐसे प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट का। इनकी बहुत ही अच्छी क्या रहेगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा। जब भी हम फ्यूज़ करते हैं उस समय जो एनर्जी चेंज आ रहा है, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं रहेगा। जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज आता है। आप किसी रबड़ को काटो, इसमें एक और एग्जांपल आप रबड़ का लिख सकते हो, ठीक है। रबड़ को काटो, रबड़ जो है उसमें हमेशा कैसा आएगा, इर्रेगुलर कट आएगा। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, प्रॉपरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। बट ये जो है एमॉर्फस होते हैं स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब पता है क्या होता है, स्यूडो मीन्स फेक, दे आर फेक सॉलिड्स। एंड इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी क्यों कहते हैं, ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ना मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एमॉर्फस है इसमें है ए का मतलब होता है विदाउट। जब भी हम कहीं ए लगा देते हैं, ए का मतलब क्या होता है, विदाउट। और ये जो वर्ड है दिस इज मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, शेप, ठीक है। तो विदाउट फॉर्म या विदाउट शेप
कि जो हमारे क्या होते हैं सॉलिड्स, उनको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। अब जरा हम सूडो पे आते हैं। आपने देखा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये जो मैं बोलने वाली हूँ। एक ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऐसे कहते हैं कि कोई ओल्ड बिल्डिंग है, तो वो ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड विंडो को अगर आप देखो तो ना उसमें आप क्या देखोगे कि ना वो नीचे से तो थिक है, थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू उसके टॉप पार्ट के। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो ये बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या है कि वो जो बना हुआ है विंडो, वो विंडो किससे बना हुआ है, एमॉर्फस सॉलिड से। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो एमॉर्फस सॉलिड्स है ना, इनकी बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है, बहुत ही वेरी हाई क्या रहेगी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा हम कहेंगे विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। जैसे शहद है, गाढ़ा है, विस्कस है, हाई विस्कोसिटी। पानी है, जल्दी बह जाएगा, लेस विस्कोसिटी। लेयर के बीच का हम पढ़ते हैं ना। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनकी विस्कोसिटी हाई है, बट है तो सही, नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है कि ये ना धीरे धीरे इसके पार्टिकल खिसक के नीचे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में या 2-4 हफ्तों में, 2-4 महीनों में जाएगा, सालों साल की हम बात कर रहे हैं, बहुत साल पुरानी, 100 साल 200 साल पुराने। तुम किसी भूत बंगला में चले गए, वहाँ के शीशे देख रहे हो अगर तुम खिड़की के, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो नीचे बॉटम पोर्शन है वो ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पोर्शन के। तो वो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लो प्रोसेस, सालों साल लग जाते हैं, वो फ्लो करते करते नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, नीचे से थिक हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी कॉपी में बना के लिख लो कि वाई द विंडोज़ ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिकर एट द बॉटम एज़ कम्पेयर टू देयर टॉप पार्ट। ठीक है, तो ये लिख लेना और ये ध्यान रखना, आंसर में लिख के आओगे, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, या इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, हाई विस्कोसिटी वाले होते हैं, और कुछ समय के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सरक के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे से मोटी हो जाती हैं। यहाँ से ना एक और क्वेश्चन भी बनता है, एक और क्वेश्चन क्या बनता है उसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो कि बहुत जब कई साल जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी जो खिड़की है ना, जो उनके वो विंडोज़ हैं, वो ना ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो हल्की क्या होने लग जाती है, मिल्की। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या हो रहा है एनीलिंग में कि जब डे टाइम है तो डे टाइम में सूरज की रोशनी से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और फिर जब नाइट की बात कर रहे हैं तो नाइट में क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो दिन में गर्म हो रहा है, रात में ठंडा, दिन में गर्म हो रहा है, रात में ठंडा, दिन में गर्म हो रहा है, रात में ठंडा। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे मिल्की नेचर जो है वो अटेन करने लग जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। तो एनीलिंग आ सकता है आपके पेपर में, स्यूडो सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड करके आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे होते हैं ना, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे मान लो मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, तो जैसे क्या है Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+, ऐसे, फिर Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, आप देखो अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो देखो कैसे आपको आयंस दिख रहे हैं, Cl-, Na+, Cl-, Na+। आप ना इस डायरेक्शन में जाओ, आपको क्या दिख रहा है, Cl-, Cl-, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में जाओ, आपको क्या दिख रहा है, Na+। तो डायरेक्शन चेंज करने से हमको अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या और अदर दूसरी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो चेंज हो रही हैं, जो अलग अलग आ रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपी। आइसो का मतलब होता है सेम, केमिस्ट्री में जब भी आइसो आ जाए समझ जाइए सेम है। तो इसमें क्या है एमॉर्फस में कि कहीं पे भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अदर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हो, आपको हमेशा वो सेम मिलेगा। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो बाय नेचर आइसोट्रॉपिक पाए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तो दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।
अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो देखो, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ना, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस करवाती ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट होके मिल जाएं, ठीक है। तो ध्यान से आपको उनको करना है। फिर अब हम इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताना है। अब ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना, एक आपने चैप्टर शायद पढ़ भी रखा हो पॉलीमर, अगर आप 11th-12th कर चुके हैं और ड्रॉप आउट है, मतलब ड्रॉप आपने ले रखा है। तो जो पॉलीमर्स होते हैं ना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितने पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे एमॉर्फस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको यहाँ पे जितने भी पॉलीमर दिख रहे हैं, पॉलीमर की पहचान भी आप अगर देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे जिसके आगे आपको पॉली शब्द दिख भी जाएगा, ठीक है। कुछ के आगे नहीं दिखेगा, कुछ के आगे दिख जाएगा। तो पॉलीयूरिथेन ये पॉलीमर होता है, तो इसके आगे तो सबसे पहले लिख दो एमॉर्फस, ये एमॉर्फस है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको ना हम शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, पीवीसी पाइप अगर आपने सुना भी हो, तो ये भी क्या है, एमॉर्फस, क्योंकि ये भी क्या है, मतलब पॉलीमर है। फिर आते हैं किस पे, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन की तो हम वो उस पर कोटिंग भी करते हैं, जितने भी हमारे नॉन स्टिक पैन या तवा होता है ना, तो उस पर कोटिंग की जाती है। तो ये भी क्या है, एमॉर्फस, ठीक है। फिर उसके बाद फाइबर ग्लास, ग्लास जो है ये भी क्या होता है हमारा, एमॉर्फस। अब आते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन हमारा एक कंपाउंड है जो हमारा क्या होता है, C10H8। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन। आपने नेफ्थलीन बॉल्स भी देखी होंगी, तो वो क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन। बेंजोइक एसिड, ये भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है, तो ये भी क्या है हमारा, क्रिस्टलाइन। मैंने आपको कहा था एलिमेंट सारे, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन, है ना। फिर उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी क्या रहेगा हमारा, क्रिस्टलाइन। जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या रहेंगे, क्रिस्टलाइन। सैलोफेन, सैलोफेन हमारा क्या रहेगा, एमॉर्फस, ठीक है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज़।